ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मिलन खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब के इस स्पेशल एडिशन में हम बात करेंगे, 5 सवालों के जवाब देंगे बजट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है, तो इस बजट से लेकर जो 5 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपके मन में आते होंगे, उनका जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे। बजट क्या है? तो देखिए, बजट आपकी सैलरी जैसा ही है। आपको हर महीने सैलरी मिलती है, फिर आप हिसाब करते हैं कि इस सैलरी को आप कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। वैसे ही सरकार अपना हिसाब करती है। फ़र्क इतना है कि आप हर महीने का हिसाब करते हैं, जबकि सरकार पूरे साल का करती है। इसका कारण ये है कि सरकार का जो वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो 1 फरवरी को सरकार बजट पेश करती है कि वो अगले साल उसकी सैलरी कितनी आएगी और कहाँ कहाँ से सैलरी के पैसे आएंगे। और दूसरी बात, जो उसकी सैलरी आ गई, जो उसकी आमदनी हो गई, उसको वो कहाँ खर्च करेगी। तो ये है कुल मिलाकर बजट। अब आप कहेंगे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, सरकार का बजट है, मेरा बजट थोड़ी है। तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सरकार की जो सैलरी यानी सरकार की जो आमदनी होती है उसको देने वाले आप ही हैं। सरकार की जो सैलरी है, सरकार की जो आमदनी है, उसका सबसे बड़ा ज़रिया है टैक्स, और टैक्स चुकाते हैं आप और मैं। डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो हमारे पर सीधा असर पड़ता है, हमारी जेब पर सीधा असर पड़ता है कि सरकार टैक्स बढ़ाती है बजट में या घटाती है या जैसा का तैसा रख देती है। दूसरी बात सरकार के खर्चों की है। सरकार जहां खर्च करती है उसके हिसाब से शेयर बाजार में रिएक्शन आता है कि सरकार इस साल क्या सड़कें ज़्यादा बनाएंगी, रेलवे लाइनें बिछाएंगी, या एयरपोर्ट बनाएंगी, या किसी सेक्टर में नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाएगी। इसलिए बाजार की नज़र होती है सरकार के खर्चों पर। इसके हिसाब से कंपनियों के शेयरों के दाम घटते बढ़ते हैं, और इसका भी असर पड़ता है आपके पोर्टफोलियो पर। जो आप हर महीने SIP से पैसे लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, और जो म्यूचुअल फंड वाले लगा रहे हैं शेयर में, तो बजट से सीधा असर सरकार के जो खर्च है उससे आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ता है। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि बजट क्या है। बजट के दौरान एक शब्द बार बार आता है, वो है फिस्कल डेफिसिट, मतलब सरकार का घाटा कितना है। तो अगर आसान भाषा में समझिए तो फिस्कल डेफिसिट जो है, एक तरह से जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का बिल होता है, आप जो अपने खर्चे पूरा करने के लिए उधार लेते हैं हर महीने, वैसे ही सरकार अपने खर्चा पूरा करने के लिए लोन लेती है। तो सरकार का क्रेडिट कार्ड जो बिल जितना भी होगा वो हुआ फिस्कल डेफिसिट, जितना भी उसको लोन लेना पड़ रहा है अपने खर्चे चलाने के लिए। एक बात समझ लीजिए कि सरकार की आमदनी हमेशा कम होती है और खर्चे ज़्यादा, मतलब सरकार हमेशा घाटे में ही चलती। तो आप कहेंगे कि भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ता है सरकार घाटे में चले या ना चले, मैं तो मस्त हूँ। लेकिन सरकार के घाटे से हमारी और आपकी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क पड़ता है, और वो ये कैसे होता है समझ लीजिए। 2 बातें आपकी ज़िंदगी पर सीधे असर डालती है। सरकार तो रेवड़ी बांटने के लिए अपना घाटा बढ़ा देती है, कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर खर्चे बढ़ा देती है, लेकिन जब सरकार खर्चे बढ़ाती है तो उसको बाज़ार से और लोन उठाना पड़ता है। और जब सरकार बाज़ार से लोन उठाने के लिए जाती है तो उसका सीधा असर ये होता है कि आपकी EMI महंगी हो जाती है। कारण क्या है कि बाज़ार में लोन लेने वाले पार्टियां बढ़ गई है, लोन की मांग बढ़ गई है, क्योंकि सरकार भी लोन ले रही है, कंपनियां भी ले रही है, आप भी ले रहे हैं। तो लोन की जो मांग बढ़ती है तो EMI बढ़ जाती है, ब्याज दरें आपकी बढ़ जाती है। तो सरकार के फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का सीधा असर आपकी जेब पर यह पड़ता है कि आपकी EMI बढ़ जाती है। दूसरी बात, जब सरकार का घाटा बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो आपकी जो रोज़मर्रा के खर्च है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, फिस्कल डेफिसिट हमेशा कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना अर्थव्यवस्था के लिए ये एक अच्छी खबर हो। सरकार की जो सैलरी है, मतलब सरकार की जो आय है, उसका बड़ा हिस्सा आता है टैक्स से। और टैक्स होते हैं 2 तरह के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आसान भाषा में इसे इस तरह समझिए कि डायरेक्ट टैक्स वो हुआ जो आपकी सैलरी से कटता है, जो आपकी आय से कटता है, उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स।
और जो कंपनियां प्रॉफिट बनाती है उस पर जो टैक्स देती है उसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो दो तरह के डायरेक्ट टैक्स है, एक है इनकम टैक्स, एक है कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनियां देती है, या इनकम टैक्स जो आप और हम देते हैं। अब आइए इनडायरेक्ट टैक्स पे। इनडायरेक्ट टैक्स उन चीज़ों पर लगता है जो आप खर्च करते हैं। उदाहरण के लिए जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपने कोई सामान खरीदा, आपने कोई सर्विस ली, तो सरकार उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है जो कि हुआ जीएसटी। इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी सरकार लगाती है, वो पेट्रोल पर लगती है, वो जो है शराब पर लगती है, डीजल पे लगती है। मतलब जो फैक्ट्रियों में सामान बनता है अभी भी कुछ चीज़ों पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। और तीसरी तरह का टैक्स है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब जब आप विदेश से सोना मंगवाते हैं, विदेश से कोई भी सामान जो खरीद कर देश में आ रहा है, उस पर सरकार एक इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, वो है कस्टम ड्यूटी। तो ये कुल मिला के फ़र्क है। डायरेक्ट टैक्स जो आपकी सैलरी से कटता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जब आप खर्च करते हैं उस पर जो टैक्स देते हैं वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार की जो ज़्यादा आमदनी है या सरकार की जो सैलरी आ रही है वो आ रही है डायरेक्ट टैक्स से। और डायरेक्ट टैक्स में भी अब जो इनकम टैक्स है जो आप और हम चुकाते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन कंपनियों के टैक्स से ज़्यादा है। मतलब सरकार की सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा आप और हम देते हैं जो इनकम टैक्स चुकाते हैं। जीडीपी क्या है? तो जीडीपी को ये समझिए कि वो एक तरह का गुल्लक है, और ये गुल्लक जिसमें देश भर के लोग गुल्लक को भर रहे हैं। तो जितना बड़ा गुल्लक होगा उतनी हुई जीडीपी। अब इस गुल्लक को आप कैसे समझते हैं, कैसे नापते हैं? इसमें तीन बातें होती हैं। एक, गुल्लक भरी जाती है जो आम लोगों का खर्चा है, जिसको प्राइवेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। हम और आप जो रोज़मर्रा के खर्चे करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो सबसे पहले गुल्लक में डालते हैं। दूसरी बात जो उस गुल्लक में डाली जाती है वो है सरकार का खर्च, कि सरकार कितना खर्च कर रही है, वो गुल्लक में पड़ने वाला हुआ दूसरा खर्चा। और तीसरा खर्चा होता है कि जो कैपिटल बनाई जा रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, चाहे वो कंपनियां करे, सरकार करे, जो एसेट बिल्डिंग हो रही है, उस पर गुल्लक में ये जो है तीसरा खर्च पड़ता है। तो ये तीनों मिलाकर आपका और हमारा खर्च, सरकार का खर्च, और जो असेट्स बनाई जा रही है पूरे देश भर में हर साल में, वो मिलकर जब गुल्लक में डलता है तो वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि जीडीपी हम इसको कहते हैं। तो मान लीजिए कि जीडीपी में इस साल 100 रुपये जमा हो गए, अगले साल वो जमा होकर हो गए 107 रुपया, तो कितने बढ़े? 7 रुपया। तो ग्रोथ रेट हुआ 7%। इसलिए आप बार बार सुनते होंगे कि भारत की जीडीपी 7% की रफ्तार से बढ़ रही है। मतलब गुल्लक में कितना पैसा अगले साल पड़ रहा है वो हुई ग्रोथ, और उसका प्रतिशत को कहते हैं हम लोग जीडीपी ग्रोथ। और आपने बार बार सुना होगा कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली, ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है। और अब तो हमारा गुल्लक मतलब हमारी इकोनॉमी, हमारे जीडीपी आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो फिर आप सोचेंगे कि जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं तो अब भी हमारे लोग जो है गरीब क्यों हैं? अब भी क्यों हम 84 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं? तो कारण ये समझिए कि जापान जो है उसका गुल्लक और हमारा गुल्लक लगभग बराबर है। लेकिन जब जापान का गुल्लक बढ़ता है तो वो बढ़ता है सिर्फ 12 करोड़ लोगों में, और हमारे देश में वही गुल्लक करीब 150 करोड़ लोगों में बढ़ता है। मतलब जापान का जो गुल्लक है उसका आकार और हमारा आकार बराबर है, लेकिन हमारे गुल्लक में 12 गुना ज़्यादा दावेदार हैं। तो बंटवारा जब होता है तो जिसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय, तो हमारा गुल्लक भले दुनिया का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, लेकिन जब वो बढ़ता है हर व्यक्ति में तो हमारी रैंक चली जाती है 140 के आसपास। तो जीडीपी बढ़ रही है, देश अमीर हो रहा है, लेकिन अभी भी लोगों को अमीर होने में समय लगेगा। बजट में बार बार आपने सुना होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आखिर है क्या ये क्या बला है? ये शब्दों का मतलब क्या है? तो देखिए, जब आपकी सैलरी आती है तो उससे आपके घर का खर्च चलता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की दवाई, किराया, गाड़ी का पेट्रोल, घर का राशन। ये जो खर्चा है ये हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जो हर महीने का खर्चा है
उससे आप कोई असेट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, कोई संपत्ति नहीं बना रहे हैं। वैसे ही जब सरकार अपने कर्मचारियों को पेंशन देती है, अपने कर्मचारियों को जो सैलरी देती है, या मुफ्त राशन देती है लोगों को, या किसानों के लिए कोई सम्मान निधि देती है, तो इस तरह के जो खर्चे हैं वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें वो खर्च भी शामिल है जो सरकार पहले से कर्जा लिया है, उसका जो ब्याज दे रही है, उसकी जो किस्त दे रही है, वो भी इसी में जोड़ा जाता है। तो ये हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होगा उतना अच्छा है। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हुआ कि आपने कोई संपत्ति बनाई, आपने कोई असेट बनाया, जैसे आपने घर खरीद लिया, जैसे आपने कोई गाड़ी खरीद ली, या लैपटॉप कंप्यूटर ही खरीद लिया, तो ये हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर सरकार के लिए समझे तो जब सरकार सड़कें बनाती है, एयरपोर्ट बनाती है, पुल बनाती है, अस्पताल बनाती है, इस तरह की जो चीज़ों में सरकार इन्वेस्ट करती है या जो खर्चे करती है, तो वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म असेट बना रही है देश के लिए और देश की जनता के लिए। तो जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है उतना अच्छा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना काबू में है उतना अच्छा है। आप अपनी उदाहरण के साथ समझिए कि अगर आपने कोई कार खरीदी है तो कार खरीदने से आपका आना जाना सुगम हो गया है, तो ये हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन कार को चलाने के लिए आपको जो हर 3-4 दिन में पेट्रोल डलवाना पड़ता है, वो हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये फ़र्क है, जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होगा उतना अच्छा है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवड़ियाँ भी शामिल हैं, जो सरकारें महिलाओं को कैश दे रही है, किसानों को कैश दे रही है, ये खर्चा भी इसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में माना जाता है, क्योंकि उससे कोई असेट बन नहीं रही है। तो वो खर्चा जितना कम उतना अच्छा रहता है। तो ये फ़र्क हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और कैपिटल एक्सपेंडिचर का। बजट को लेकर अगर आपका कोई सवाल है तो उसका कमेंट बॉक्स में डाल के पूछिए। हमारी कोशिश होगी आपके सवालों का जवाब देने की।